हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, पार्ट बी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम लोग क्लास 12 सीबीएसई के लिए पढ़ रहे थे, आज उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से 12th सीबीएसई करके, तो वहां से जाकर आप लोग और सारा वीडियो देख सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर भी बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा था और हाफ ईयरली आते आते आधी किताब जो है वो मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार आज क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। और दूसरे में हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक जो था हमारा 5 ईयर प्लान के बारे में। फिर हम लोग ने मतलब इवैल्यूएशन किया गया था कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कितना बढ़ा या घटा, किसके पीरियड में, 1950 से लेकर 1990 तक। क्योंकि 1991 में हमारे देश में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। अब एलपीजी रिफॉर्म को हम लोग शानदार तरीके से इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो एक पार्ट होगा और उसमें शानदार तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। एग्रीकल्चर हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है आज। डिबेट ओवर द सब्सिडीज ऑफ एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर में जो सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है वो क्या खराब है या अच्छा है, तो उन दोनों के अप्रोचेस को हम लोग देखेंगे। फिर इंडस्ट्री कैसे हमारे देश में बढ़ा 1950 से लेकर 1990 तक। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन आया था 1956 में। उसके बाद हमारे देश में जो सेकेंडरी सेक्टर है, खास करके जो सेकेंडरी सेक्टर है वो शानदार तरीके से हमारे देश में बढ़ा था। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर तो ऑल टुगेदर बढ़ ही रहा था, लेकिन अगर आप जहां पर मान लो कि आप एक बार सामान तो निकाल रहे हो जमीन के अंदर से या फिर रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल को अगर फिनिश प्रोडक्ट में बनाना है, मतलब उसको कन्वर्ट करना है, तो हमें इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी ताकि आप फर्दर उसे मार्केट में उतार सके या बेच सके, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजों को हम लोग देखेंगे वहां पर। फिर फॉरेन ट्रेड को देखेंगे, क्या हमारा देश किस तरीके से फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा या घटा। और लास्टली हम लोग देखेंगे ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत मेजर एक पॉलिसी हमारे देश में लागू किया गया था 1947 के बाद, मतलब आजादी के बाद, कि हम लोग क्या करें, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने देश में सामान को बनाएंगे या फिर उगाएंगे और खाएंगे, मतलब एग्रीकल्चर पर एक तरीके से डिपेंडेंसी हम लोगों को दूसरे देशों पर नहीं होगा। तो चलिए पहला टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। खास करके क्यों, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग प्रिमिटिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रिमिटिव मेथड का मतलब होता है कि जो पुराने तरीके होते थे जिससे हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, उससे हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा था भाई। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो पॉपुलेशन के बढ़ते साथ ही हम लोगों को एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में जो एम स्वामीनाथन, एक तो हमारे देश के जो बोला जाता है कि जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, जो एम एस स्वामीनाथन को, और अगर देखा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में लाने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू में कि भाई हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप लोग जनरली नॉर्मन ई बोरलॉन्ग लिखेंगे, लेकिन बोलेगा कि इंडिया के कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, तो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत वीट और राइस के प्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से इसमें प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था। यहाँ देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेजेस में आया था। पहला जो फेज है वो भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड फेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला फेज 1960 और 1970 के बीच में, मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच में जो है वो पहला फेज, इन 10 सालों में पहली बार जो है उसको लागू करने की बात की गई। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, उनको खेतों में लगाया गया। खास करके कौन कौन से स्टेट में जो ज्यादा इंपैक्ट हुआ, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब। Beside the use of high yielding variety of seeds primarily benefit the wheat growing regions only। और जो फर्स्ट फेज में है उसमें जो 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 राज्य या जो स्टेट जो है, जो व्हीट प्रोडक्शन पर फोकस किया गया, उस पर ज्यादा फोकस किया गया। और ये सब सारे जो भी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर ज्यादा सफल हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का पहले फेज में। ठीक है, जो दूसरा फेज चलाया गया वो 1970 से 1980 के बीच में, मतलब 1970 से लेकर 1980 तक, मतलब ये दूसरा फेज था जहां पर और भी फोकस किया गया एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, ट्रैक्टर्स वगैरह सही तरीके से, HYV सीड्स, और भी और सारे स्टेट्स जैसे कि हो गया बिहार या उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी वाला जो मतलब उत्तर प्रदेश का है, तो वहां पर जो यूपी वाला पार्ट है वहां पर भी प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में इसमें बात किया गया और बहुत शानदार तरीके से हमारे देश में सफल रहा।
कौन? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके तहत हम लोग एग्रीकल्चर में बढ़ावा, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, देखो एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी, अब दोनों में अंतर क्या है ये समझना, ठीक है, कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। अब व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्टिविटी? जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर एक खेत है, ठीक है, एक लैंड है, इस लैंड पर 50 केजी गेहूं पहले एक तरीके से उगाया जा रहा था, मतलब इतना ही पर्टिकुलर लैंड पर। अब इसी पर्टिकुलर लैंड पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 100 केजी जो गेहूं है या फिर खेती जो है होने लगा, मतलब पहले जो उतने ही टुकड़े, मतलब उतने टुकड़े जमीन पर 50 केजी खेती हो रहा था, लेकिन अब उस खेती को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया? अब 100 केजी, मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश के सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर में, सेल्फ सफिशिएंट होने पर, ठीक है। तो क्या क्या अचीवमेंट रहा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, रिडक्शन इन नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कि जो हमारे देश में ग्रीन हाउस गैस इमिशन था उसमें कमी आई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। दूसरा जो है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, तीसरा जो है जो रिडक्शन इन द फूड प्राइसेस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। और देखो जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, मतलब ज्यादा आप सामान बनाते हो, तो एक तरीके से आप क्या होता है कि प्रोडक्शन के बढ़ने से उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस भी नीचे आ जाता है, तो सारे लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर फूड भी मिलने लगा हमारे देश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कौन? ग्रीन रेवोल्यूशन। रिड्यूस इन द इशू ऑफ डिफोरेस्टेशन, और अब क्या कि डिफोरेस्टेशन नहीं किया जाने लगा, मतलब अब खेती करने के लिए मतलब पेड़ों को नहीं काटा जा रहा था, जंगलों को नहीं काटा जा रहा था, अब उसी खेत में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो एक तरीके से डिफोरेस्टेशन भी कम हुआ। तो ये सब सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स हैं। अगर आएंगे भी तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल इस ग्रीन रेवोल्यूशन में एक तरीके से जो अचीवमेंट था वो आया था, तो आप लोग एक तरीके से इसको भी देख के चलेगा। इस बार 3 नंबर का नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करने आ जाए, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के केस बेस्ड स्टडीज बनकर आ जाए आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये जरूर याद रखिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन जो होगा वो मैं डिस्कस करूंगा आने वाले समय में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? डिबेट ओवर द सब्सिडीज टू द एग्रीकल्चर। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का, कि भाई एग्रीकल्चर में सरकार को सब्सिडी देना नहीं चाहिए, और कुछ का मानना था कि देना चाहिए भाई। अब देखो दोनों चीज डिस्कस करेंगे, इन द फेवर और इन द अगेंस्ट, कि जो सब्सिडीज मतलब होता है छूट देना। मतलब मान लो कि अगर कोई खाद ले रहा है या फर्टिलाइजर ले रहा है कोई फार्मर 5,000 रुपए का, तो उसमें से सरकार ने क्या करा कि आप 5,000 का खाद ले लो, लेकिन आपको इसमें 3,000 रुपए देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल पर जाते हो, अगर खेतों में अगर देखो गांव के लेवल पर, तो वहाँ ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि 5,000 का आपने वहां से खाद वगैरह लाया या फिर फर्टिलाइजर वगैरह लाया, सीड्स वगैरह लाया, उसमें से आपको 3,000 देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या? आपको 2,000 का सब्सिडी मिला है कि नहीं? तो वो खर्चा कौन निभाएगा भाई? वो तो प्राइवेट कंपनी बना रही है फर्टिलाइजर, तो वो जो 2,000 है वो कौन देगी? सरकार देगी। तो ये होता है सब्सिडी, छूट। जैसे कि आप लोग गैस सिलेंडर में होता है कि आप लोग एक बार मान लो कि 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर है, ठीक है, तो उसमें से आप 1,000 रुपए पहले जमा करते हो, फिर आपके खाते में वो 200 या 300 रुपए जितना भी छूट मिलता है वो आ जाता है, तो आपके यहाँ सब्सिडी हो गया। सेम उसी तरीके से पहले फेज में अगर देखा जाए, इनिशियल फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन में फार्मर्स को बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी रिस्की हो जा रहे थे। अब मान लो कि शुरुआत में देना ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था भाई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ट्रैक्टर्स वगैरह अचानक से उतना पैसा कहाँ से आता हमारे देश के किसानों के पास? तो ट्रैक्टर्स वगैरह जो खरीद रहा था, जो बड़े बड़े किसान या फिर कोई भी, तो उन पर छूट दिया जा रहा था, या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो भी नए नए सीड्स ले रहा था या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहा था, उसमें छूट दिया गया था शुरुआती स्थिति में। लेकिन वो धीरे 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 वो एक तरीके से गड़ा रह गया, उसे कभी हटाया नहीं गया। तो ये बात याद रखिएगा। तो इन द फेवर बोला गया, द इकोनॉमिस्ट हु आर इन द फेवर ऑफ सब्सिडीज बिलीव्स दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू ग्रांट एग्रीकल्चरल सब्सिडीज बिकॉज इन इंडिया द फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। ये बोला गया बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा, क्या कि एग्रीकल्चरल जो सब्सिडीज है वो सरकार को देते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की चीज हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा सपोर्टिव रोल प्रोवाइड नहीं होता है। देखो बहुत सारी चीजें हैं एग्रीकल्चर में, अभी भी कमी, सरकार को बहुत सारी चीजों के अभी देखने हैं एंगल में, और खास करके जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स हैं उन दोनों साथ में लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला गया इन फेवर में कि सरकार को एक तरीके से सब्सिडी देते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर उतने उतने बड़े पैमाने पर बिजनेस लेवल के टाइप में नहीं देखा जाता है, अभी भी उसको एक तरीके से बहुत नीचे के स्तर पर देखा जाता है, ठीक है। इसलिए सब्सिडीज को जारी रखना चाहिए जब तक एग्रीकल्चर में उतना कोई चेंजेस ना आ जाए या उतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आ जाए जितना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगेंस्ट बोला गया कि अगेंस्ट में क्यों क्यों नहीं देना चाहिए भाई? तो बोला गया कि हु आर अगेंस्ट इन द सब्सिडी बिलीव्स दैट अ गवर्नमेंट ग्रांट अ सब्सिडीज टू द
पुअर, इसका भी सही बात है भाई, क्या कि जो बड़े बड़े किसान है उनको सब्सिडीज ना मिले, और जो छोटे किसान हैं, मतलब जो पुअर हैं या फिर जिनके पास जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनको जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि क्या 2000 का मतलब 6000 रुपये साल का दिया जाता है, और 4-4 महीने पर 2-2 हजार का एक तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना दिया जाता है। क्या पीएम किसान एक योजना है या फिर एक प्रोग्राम है जिसके तहत फार्मर्स को 6000 रुपये हर साल जो होता है वो सीड्स या फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये बोला गया और ये बहुत अच्छा कदम है। क्यों? क्योंकि इसके तहत जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको, लेकिन इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े फार्मर्स है उन्होंने भी अपना नाम दर्ज करा रखा है भाई, तो एक तरीके से पुअर को मिलना चाहिए और एक तरीके से जो बड़े बड़े किसान है उनको नहीं मिलना चाहिए। देन इट शुड फेज आउट अ सब्सिडीज वंस द न्यू टेक्नोलॉजी इज वाइडली एक्सेप्टेड, वो तभी हटाना चाहिए एक तरीके से जब क्या, एक तरीके से जब उतने बड़े लेवल पर हम लोग एग्रीकल्चर को एक तरीके से बढ़ावा दे पाए। ठीक है, तो ये बोला गया कि हटाया जा सकता है, लेकिन अगर इसको सही प्रोग्रामिंग करके इसको देखा जाए सरकार के थ्रू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1950s और 1960। हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ली, अब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बात करते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो किस तरीके से बढ़ा 1950 से लेकर 1990 तक। तो बोला जाए कि लार्ज पॉपुलेशन और डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, हमारे देश में मतलब 1950s में 80% जो लोग थे वो ज्यादातर खेती करते थे। अब उनको वहां से मूव करके इंडस्ट्री की ओर, लेबर की ओर लाना एक बहुत बड़ी एक चैलेंजेस थी सरकार के लिए। तो ये सब चैलेंजेस थी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हमारे देश में जो इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ एंड डन अनफोल्ड पॉपुलेशन विद अ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर। तो ज्यादा क्या फोकस किया गया कि एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और इंडस्ट्री पर लोग जो है वो थोड़ा सा लेबर्स वगैरह में आ सके, ताकि एक तरीके से डेवलपमेंट दोनों साथ में हो सके। क्लियर, अब तो बोला गया कि अब सारी इंडस्ट्रीज जो नीड एंड द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे डेवलपमेंट में क्या रहा, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी होने में, कि हमारे देश को सेल्फ रिलायंस कैसे बनाया जाए उस पर एक तरीके से फोकस किया गया इंडस्ट्री को लगा के। बैलेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे देश में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। टर्सरी में, प्राइमरी में क्या करते हैं हम लोग जमीनों से रॉ मटेरियल निकालते हैं, दूसरा क्या सेकेंडरी में उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं गुड्स और उसको हम लोग बेचते हैं टर्सरी सेक्टर में। तो एक तरीके से बैलेंस हो सके, एक ही सेक्टर पर एक ही स्ट्रक्चर पर ज्यादा हम लोग डिपेंड ना हो पाए, तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए हम लोगों को। तो ये सब रोल रहा। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जैसे इंडस्ट्री भी बढ़ा हमारे देश में तो साथ ही एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी वगैरह भी मिलने लगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमी भी ग्रोथ रेट भी बढ़ी, मतलब हमारे देश का जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी बढ़ा, और हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, जो रोड्स वगैरह सही तरीके का हो पाया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और जो लैंड के बीच में जो कनेक्टिविटी है और भी तंदुरुस्त हुआ। अब इसी सिलसिले में 1950s के बाद 1956 में एक पॉलिसी लाया गया, हमारे देश में एक कानून लाया गया जो बोला जाएगा, या कौन से रेवोल्यूशन, जैसे हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए, उसी तरीके से इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 या फिर 1956 में कैसे आया था। तो बोला जाए कि एक पॉलिसी पहले से चल रहा था, 1948 में एक पॉलिसी लाया गया था एग्रीकल्चर में, वो सॉरी इंडस्ट्री में। तो इकोनॉमी इन इंडिया फेस्ड वेरियस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, लेकिन उसको आने से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे भैया, बड़े बड़े जिनके पास पैसा था, वो तो अपनी इंडस्ट्री को सही तरीके से लगा पा रहे थे, लेकिन छोटे छोटे अगर कोई बिजनेसेस करना चाह रहा था, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगानी चाह रही थी, तो उनको वो अलाउड, या उनको वो लाइसेंस ही प्रोवाइड नहीं करते थे बड़े बड़े जो जो इंडस्ट्री जो लोग थे। तो हेंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 में लाया गया इसी को हटाने के लिए, एंड एक्शन बाय द इंडियन पार्लियामेंट, और हमारे देश में इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्शन लिया और एक तरीके से रेवोल्यूशन लाया गया इंडस्ट्री सेक्टर में। दिस रेवोल्यूशन प्रोवाइड अ मोर पावर टू द गवर्नमेंट, इसमें क्या किया गया, जो प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा पावर था वो अब गवर्नमेंट सेक्टर के पास पावर आ गया, और एक तरीके से इसको सेकंड 5 ईयर प्लान में, हमारे देश में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1955 में तक हुआ था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में इसको लागू कर दिया गया था, जिसके तहत इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया सरकार के थ्रू, कि हम लोगों को रैपिड डेवलपमेंट चाहिए, अगर कोई छोटे इंडस्ट्री अगर खोलना चाह रहा है तो उसको भी सरकार लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये चीज किया गया। दूसरा, बैलेंस रीजनल सेक्टर, की रीजनल सेक्टर में बैलेंस हो, मतलब जैसे मान लो कि एक ही स्टेट में ना हो कि इंडस्ट्री एक ही स्टेट में हो, बाकी सारे स्टेट में इंडस्ट्री ना हो, तो बैलेंस रीजनल सेक्टर भी ग्रो कर पाए।
इंसेंटिव टू द लेबर्स, कि लेबर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको एक तरीके से वेजेस वगैरह सही तरीके से मिले, उसके लिए कानून बनाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 में। फिर इकोनॉमिक पावर की, एक ही आदमी के बीच में या कोई एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर ही सारा पावर ना रहे, इंडस्ट्री का अलग अलग हाथों में जाए, उसके बारे में बात किया गया। और फिर दूसरा लास्टली क्या बात किया गया, एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के बारे में। तो ये इंडस्ट्री पॉलिसी 1956 लाया गया। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड। अब हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो तीसरा है टर्सरी सेक्टर, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में। तो देखो फॉरेन ट्रेड हमारे देश में अगर देखा जाए तो जब ब्रिटिश नहीं आया था उसके पहले हम लोग शानदार तरीके से फॉरेन ट्रेड कर रहे होंगे या कर रहे थे। अगर आप लोगों ने 10th का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जो एसएसटी का चैप्टर था उसमें हिस्ट्री में शानदार तरीके से बताया गया कि ट्रेड किस तरीके से आगे बढ़ा है। लेकिन खैर वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन फॉरेन ट्रेड हमारे देश में, फॉरेन ट्रेड जो है वो ब्रिटिश आने के बाद एक तरीके से ब्रिटिश ने अपने हितों के लिए ज्यादा काम किया और हमारे देश में ज्यादा प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यही बोला गया अंडर द कॉलोनियल पीरियड द ब्रिटिश हेल्ड अ मोनोपोली इन द इंडियन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि जो ब्रिटेन था वो अपने देशों में हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाता था और हमारे देश में फिनिश्ड गुड लाकर बेचता था। तो एक तरीके से प्लान्ड तरीके से हमारे देश के जो ट्रेड को है वो बर्बाद किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद 1950 में रेवोल्यूशन लाने के बाद हमारे देश में सामान वगैरह बनने लगा। तो हम लोग 1950 में इंडिया पोर्शन ऑफ ट्रेड बोला जा रहा है कि 1.78%, जितना भी ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड में होता था करीबन करीबन 2%, 1.78% हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू किए थे 1950s में। अगर बोला जाए इन फर्स्ट 7 प्लान्स, मगर बोला जाए फर्स्ट 7 प्लान में, मतलब जो 5 ईयर प्लान है, मतलब पहले 35 साल में, पहले 35 ईयर्स में हम लोगों ने ज्यादातर फोकस करा कि इनवर्ड पॉलिसी में, कि हम लोग अपने देश में कैसे बनाए, क्योंकि हमारे देश में भुखमरी बहुत सारी थी। तो हमारे देश में ही कैसे बने, कैसे एक तरीके से आगे बढ़े। तो ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग नहीं करते थे, ज्यादा हम लोग खुद अपने देशों में खपत कर लेते थे। तो इसीलिए इस चीज का नाम बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इंपोर्ट नहीं करेंगे कोई भी जो जरूरत वाला सामान है। नहीं तो क्या होगा, जैसे हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादातर कौन कर रहा था, अमेरिका। तो अगर मान लो कि कोई भी देश में इंपोर्ट अगर फूड वगैरह ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और अपने देश में नहीं बनाया जा रहा, तो वो कभी भी अमेरिका क्या होगा कि उसको बंद करके हमारे देश से कुछ भी मनवा सकता है, या कुछ भी चीज, ये जो एक सिक्योरिटी है या फिर कुछ भी या किसी भी तरीके से वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दिया कि हम लोग देश में क्या करेंगे। अभी हम लोग इसके बाद वाले जो स्लाइड में उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे। उसमें क्या कर दिया कि हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग अपने देश में सामान को बनाएंगे। मतलब जो भी चीजें होंगी वो हम लोग खुद से या फिर खुद अपनी जमीन पर उगाएंगे या बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। तो बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का जो है वो 2 ऑब्जेक्टिव था सरकार का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। 2 ऑब्जेक्टिव, पहला कि अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हम लोग अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो पाए। दूसरा सेविंग इज द प्रीशियस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि दूसरा क्या होगा कि अगर आप लोग इंपोर्ट करते हो, कोई भी देश अगर इंपोर्ट करता है सामान को, गुड्स को, तो बाहर विदेश में पैसा देना पड़ता है। देना किस पर पड़ता है, डॉलर के रूप में। तो अगर डॉलर बाहर जाएगा तो इसका मतलब हमारे देश से जो पैसा है वो बाहर विदेशों में जा रहा है, तो उसको भी बचाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया गया। तो अगर कोई पूछा जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पहला सेल्फ रिलायंस और दूसरा सेविंग। किसका सेविंग, फॉरेन एक्सचेंज का सेविंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ बोला गया है मेन रीजन बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्रीज, और इंडिया क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, और इंडिया इज नॉट इन द पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट मोर डेवलप्ड कंट्रीज। और हम लोग दूसरे देशों से कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम लोग उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करा था शुरुआती दौर में। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, देयर आर अ रिस्की ड्रेनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि अगर हम लोग बाहर देशों से मंगाते हैं तो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रुपया जो होगा और भी डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेकर। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने शानदार तरीके से डिस्कस करा है। सेकंड पार्ट भी हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है। तो अगर आप लोग दोनों पार्ट आप लोग देखोगे तो एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमी का कंडीशन 1950 से लेकर 1990 तक है वो आप लोग शानदार तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब 1991 में क्या रिफॉर्म हुआ था उसको हम लोग इसके बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे, जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, तो आप लोग वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज जरूर करिएगा,
कि सर ये पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा एलपीजी रिफॉर्म का।